हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान करते हैं। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कक्षा 12 जो यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, कक्षा 12 वाले 2024 का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्लास होगी, सबसे बेहतरीन क्लास। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग कि सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है, उसका जो 2023 का जो पेपर रहेगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि उसका पैटर्न क्या है, किस प्रकार पेपर आता है, कितने नंबर का आता है और कितने कितने टाइम का होता है, कितना समय दिया जाता है आपको पेपर हल करने के लिए। ठीक है, तो फिर चलिए देर की सभी शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने में आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वेरीफाई की तरह आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, और अब हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाकर सर्च बार में सर्च कर लीजिएगा जीके ज्ञान तत्व। ठीक है, और ये सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आ जाएगा, आप उसमें जुड़ जाइए और उसमें हर तरह की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और इसकी पीडीएफ 5 पेपरों की पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगी। और व्हाट्सएप चैनल हमारा इसी नाम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसी नाम से सर्च बार में सर्च करिएगा, आपको खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये अनुक्रमांक वगैरह और ये नाम जो छात्र बैठेगा या छात्रा बैठेगी उसका नाम यहाँ पर पड़ेगा। इसमें जो मुद्रित प्रश्न है उनकी संख्या कितनी 8 है। इसका कोड 302 जेडीएम और 102। 2023 सामान्य हिंदी का पेपर है। समय इसका जो टाइम रहता है वो 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट। और इसका जो पूर्णांक रहता है, मैक्सिमम मार्क पूर्णांक रहता है, न्यूनतम अंक मतलब रहते हैं वो रहते हैं 100 यानी 100। ठीक है, अब कुछ निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं कुछ, जो जिसमें पहला आपका आता है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो ये आपकी ये 3 घंटे तक पेपर हल करने के लिए जो 15 मिनट आपको दिए गए हैं, ये 15 मिनट, इन 15 मिनट में आपको ये जो आपका पेपर है उसको पढ़ना है अच्छी तरीके से। देखिए उसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है, कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड होगा ये आपका क्वेश्चन पेपर। दोनों खंडों के सही प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है उनके जो एक आंसर है उनको देना अनिवार्य है। सभी क्वेश्चनों के आंसर देना कंपलसरी है। ठीक है, अब इसमें ऊपर जैसे बताया 2 खंड, तो खंड का पहले आता है, खंड का में आपके जो साहित्य होता है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गद्य साहित्य और काव्य साहित्य दोनों से। तो इसलिए पहले जो आपको दिया रहता है खंड ये, इसमें आपको मिलेंगे गद्य साहित्य के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसमें आपको गद्य साहित्य के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। आप लोगों का पेपर आपको समझाते हैं किस पैटर्न का पेपर आप लोगों का आता है। जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, मतलब जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र लेखक है उनकी पत्रिका संपादित है, उनकी इन चारों को ऑप्शन में से आपको एक बतानी है उनकी पत्रिका कौन सी है। तो कविवचन सुधा उनकी पत्रिका है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित की गई है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र है। श्रद्धाभक्ति निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल। अफगान नंबर रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। कर्मनाशा की हार के लेखक ये शिवप्रसाद सिंह सिदारे हिंद। अब राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव चरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव चरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया? मतलब जो राष्ट्र का स्वरूप निबंध है ये वासुदेव चरण अग्रवाल जो लेखक हैं उनके किस निबंध संग्रह से लिया गया है? इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, निबंध संग्रह किए मतलब लिखे हैं। तो जो राष्ट्र का स्वरूप निबंध है वो निबंध संग्रह से लिया गया है, जो कि वासुदेव चरण अग्रवाल के निबंध संग्रह है। और निबंध संग्रह में किस निबंध संग्रह से लिया गया? तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी पुत्र जो इनका निबंध संग्रह है उससे ही लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, अब जो दूसरा आपका क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन, गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? गिरिजा कुमार माथुर आधुनिक काल के कवि हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि, प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल। लहर काव्य कृति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? उर्मिला का जो विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में मिलता है? नवम सर्ग में मिलता है आपको। ठीक है, परिवर्तन किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है परिवर्तन। अब ये जो आपके 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन एक रहते हैं, मतलब अगर आप ये 10 क्वेश्चन साहित्य आपको अच्छी तरीके से आते हैं 10 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन आता है वो है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर लिखिए। मतलब ये जो आपको गद्यांश दिया गया है इसके आधार पर ये आपको ये 5 प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों को हल करना है। देखिएगा, पढ़ते हैं इस गद्यांश को, देखते हैं। यह प्रणाम भावी भूमि और जिनका दृढ़ बंधन है, इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है, इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार होता है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। ये आपको जो गद्यांश मातृभूमि पर आधारित है। ठीक है, और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको इसमें लिखना है। ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। देखिए, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार होता है। ये आपकी अंडरलाइन जो इतनी जो अंडरलाइन है इसका आपको व्याख्या करनी, मतलब व्याख्या होता है इस लाइन को थोड़ा पैराग्राफ में इस टाइप में लिखना और थोड़ा बढ़ा के। ठीक है,
मतलब जो जन पृथ्वी के साथ, जो मनुष्य पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को, रिलेशन को स्वीकार करता है, मतलब जो लोग मनुष्य हैं वो धरती माता के साथ पुत्र और जो पुत्र और माता का जो संबंध है उसको अगर ग्रहण करते हैं, स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो पृथ्वी के जो वरदान हैं, मतलब जो पृथ्वी के आशीष हैं, उनको पाने का भाग अधिकार उसे मिलता है। ठीक है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है? स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देखिए, जैसे मैं बता दूं, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है, इसका आपको आंसर लिखना है। भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है? भूमि और जन का दृढ़ बंधन, भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है? देखिए, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन होता है। दृढ़वृत्ति और निष्कारण शब्दों का अर्थ लिखिए। दृढ़वृत्ति और निष्कारण शब्दों का यहाँ पर आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, अब अथवा में दो दिए रहते हैं, तो पहला तो हो गया, आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब जो आपका दूसरा आता है वो है अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु हे भय विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर फली थी। उसके रक्त के संस्कार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। ये आपको ये जो अंडरलाइन है इतनी, इसकी आपको व्याख्या करनी है। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? लाखों करोड़ों की अपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? कौन उखड़ और ढह गए? बेसामंत उखड़ गए, मतलब बेसामंत जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले थे। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको, इस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब आपका चौथा नंबर आता है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 10 नंबर का था, वो भी आपका 10 नंबर का था। ये जो पहले जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था, वो था गद्य का। अब ये जो आपका आता है ये काव्य का है, काव्य का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चौथा नंबर, इसमें पहला दिया है, इस धारा शाही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गत शाश्वत संगम, शाश्वत नवका नीला का विकास, शाश्वत राशि का या रजत हाथ, शाश्वत लघु लहरों का विकास, हे जगजीवन के कर्णधार, चिरजन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का, या शाश्वत प्रणाम करता मुझको अमरत्वदान। ठीक है, ये आपका लिया गया है नौका विहार से। ठीक, नौका विहार से आपका ये लिया गया है। अब देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट अंडरलाइन है, ये इन चारों पार्टों की आपको अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। देखिए, फिर क्वेश्चन क्या कहते हैं, उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखना है। मतलब इसके जो कवि हों या उसका जो शीर्षक, उसके जो पाठ का नाम हो, आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। जग का क्रम कैसा है? जग का जो क्रम है वो कैसा है? इस धारा, मतलब जो धारा बह रही है उसी के जैसा जग का क्रम है। नव का नीला विकास कैसा है? नव का नीला विकास कैसा है? शाश्वत है नव का नीला विकास, शाश्वत। उद्गम तथा कर्णधार शब्दों का अर्थ लिखना है। अब ये जो रेखांकित अंश है इसकी आपको व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। ठीक है, अब अथवा में दिया है, कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी द्रग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। ठीक है, इसकी आपको अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। चलिए, अब क्वेश्चन दिया, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, जो रेखांकित अंश था उसमें उसकी आपको व्याख्या करनी है। क्षणिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। हे तुझे अंगार सया पर मृदुल कलियां बिछाना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार आता है? कौन सा अलंकार आता है? अलंकार तो आपको पता ही होंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी आराम से कर लेंगे। द्रग और पताका शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखना है, मतलब समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। अब पांचवा आपका क्वेश्चन आता है, पांचवें का नंबर जो है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय आपको देना है। साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है, और उसकी जो शब्द सीमा रहेगी वो 80 शब्द रहेगी। ठीक है, अब जो आपका पहला पूरी सुंदर रेड्डी है, हरिप्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल, इन तीनों में से आप लोगों का किसी एक लेखक पर साहित्यिक परिचय लिखना, मतलब जो उस लेखक का साहित्यिक परिचय है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। का नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये आपका ये क्वेश्चन जो था का नंबर, ये गद्य का, ये वाला पद्य का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा अज्ञेय सत्यानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। छठवां नंबर आता है ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का सार लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। जो ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु है उसका आपको सारांश लिखना है, समरी लिखनी है। बहादुर कहानी का उद्देश्य, तो बहादुर कहानी आपकी दी गई है, उसका उद्देश्य क्या है, मतलब कहानी आपको क्या सिखाती है, क्या बताती है, उसका एम या लक्ष्य, उसका मतलब उद्देश्य है क्या। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब जो खंड काव्य होता है वो अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है, तभी यहाँ पर लिखा स्वपठित, जो आपने पढ़ा है उसी खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे मुक्त यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु का सार लिखिए। ठीक है, अब मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, अब ये जिस जिले के बच्चों, मतलब ये वाला जो खंड काव्य है वो जिस जिले में होगा वहाँ के बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे, या तो ये वाला कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। इसमें कथावस्तु लिखनी है मुक्ति की खंड काव्य की, उसमें किसी नायक का चरित्र चित्रण लिखना है। सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण लिखना है, और सत्य की जीत खंड काव्य की कथावस्तु लिखनी है। अब ये खंड काव्य जिस जिला में आता है वहाँ के बच्चे ये वाला करेंगे। रश्मि रथी खंड काव्य की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए।
और रश्मि रथी खंड काव्य की कथा वस्तु में संक्षेप में लिखिए। कथा वस्तु जो उसकी है उसको संक्षेप में लिखना, ये चीज़ जिले में आता है। वहाँ के बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। गलत मत करना, जो आपने पढ़ा है लिखा है ऊपर उसने लिख दिया पहले स्वपठित, जो आपने पढ़ा है कोई खंड काव्य उसी के आधार पर किसी एक क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन, जैसे एक नंबर है तो उसमें 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करना अथवा लिखा उसमें, ठीक है। अब है आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चारित्रिक विशेषता लिखनी है। जो आलोक व्रत खंड काव्य है उसके आधार पर आपको गांधी जी के चरित्र की विशेषता उनको लिखना है। आलोक व्रत खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखनी है। श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चित्रण, श्रवण कुमार की खंड काव्य की कथा अपने शब्दों में लिखनी है। त्यागपति खंड काव्य के कथानक का सार लिखना है। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। अब जो आपका 8वां नंबर आता है खंड का, पहले उसने बताया था इंस्ट्रक्शन निर्देश में 2 खंड दिए हैं, खंड का और खंड का। खंड का में आपका जो गद्य और पद्य और खंड का भी इससे कहानी रहती है उसके रिलेटेड आपको दिया रहता है। अब खंड का आता है उसमें संस्कृत व्याकरण ये सब आपका रहता है, ठीक है। अब बौद्ध युगे में ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। जो संस्कृत दिया है इसका आपको किसी एक का, खंड का खा आता है। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। ये 7 नंबर का है। बौद्ध युगे में सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन परमद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबंधुत्व विश्वशान्तेश्च साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्रीजवाहरलाल महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्तानाधिकृत्य एवाभवत्। यतो हि उभावपि देशो बौद्धधर्मे निष्ठावन्तो आधुनिके जगत् पंचशील सिद्धान्ता नवीनं राजनीतिक स्वरूपं गृहीतवन्तः। इसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। दिया है याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रे पत्यु कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु वे कामाय पतिः प्रियो भवति न वा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। इन दोनों खंड काव्य में से किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अब खा नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर का है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा परोक्ष कार्यहंतारं प्रत्यक्ष प्रियवादिनं वज्रतादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम। इन दोनों श्लोक में से किसी एक श्लोक का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। दोनों श्लोकों में से किसी एक का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है हिंदी में। अब 9वां नंबर आपका आता है, निम्नलिखित लोककथियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। 2 नंबर का है। हाथ पीले करना 9 2 11 होना, हाथ कंगने को आरसी क्या, अपना उल्लू सीधा करना। अब निम्नलिखित शब्दों के 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना है। आपको संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनमें से आपको तीनों के सही विकल्प है उसको चयन करना है। जैसे ये 2024 के जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड में तो संधि कट चुकी है, और कहीं भी हो तो आप लोग देख लीजिएगा, मतलब अपना सिलेबस ही देखकर पढ़िएगा। रविंद्र का संधि विच्छेद, रविंद्र का संधि विच्छेद है तो रवि धन इंद्रा। रमेशा का संधि विच्छेद रमा धन ईसा। अत्याचार का संधि विच्छेद है अति धन आचारा। ठीक है, अति धन आचारा। खा नंबर दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चयन कीजिए। आत्मानि शब्द में विभक्ति और वचन है। आत्मानि शब्द में विभक्ति और वचन कौन से हैं? तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसमें आत्मानि शब्द में सप्तमी विभक्ति एक। दूसरा क्वेश्चन, नामासु शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन। 11 नंबर है आपका। 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जो शब्द युग्म दिए हैं, जो इंग्लिश में बोले होमोफोन्स, उनका जो मतलब अर्थ लिखना है अलग अलग। अविराम अभिराम, बिना रोक और सुंदर। अविराम का अर्थ बिना रोक के और अभिराम सुंदर। अन्न और अन्य, अनाज और दूसरा। अब खा नंबर आता है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। इसका लिखिए, या तो इसका या इसका।
काल, जड़ या चपला, तीनों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखने हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो वंदना करने योग्य हो, वंदना करने योग्य ना आदरणीय ना सम्मानी पूजनीय वंदनीय होता है, मतलब जो वंदना करने योग्य होता है वो वंदनीय कहलाता है। उसका दूसरा है जो जीता ना जा सके अजेय। नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं कुशल पूर्वक हूँ, मैं सकुशल लिखा है, कुशल पूर्वक लिखना है। मैंने पानी पी लिया हूँ, मैंने पानी पी लिया है। वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, वह लड़के कहाँ जा रहे हैं, इसको आपको सही करना है। कृपया अवकाश देने की कृपा करें, कृपया अवकाश देने की कृपा करें। अब 12 नंबर क्वेश्चन है का वीर रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। आपको लक्षण बताने यानी परिभाषा बतानी है और उसके उदाहरण बताने हैं। श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए और उसके उदाहरण दीजिए। चौपाई छंद दोनों का दो चौपाई छंद तथा अथवा दोहा छंद का लक्षण और एक एक उदाहरण देना है। अब 13 नंबर जो आपका आता है वो लेटर से रिलेटेड रहता है, मतलब आपको एक पत्र लिखना रहता है। विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना है। जैसे आपको विद्यालय में कहीं पढ़ाने जाना तो इसके लिए आपको प्रबंधक को एक नियुक्ति पत्र लिखना है, ठीक है। अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। अब 14वां नंबर आपका आता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में सार गर्भित निबंध आपको लिखना है। सार गर्भित ये आपका 9 नंबर का रहेगा। का नंबर साहित्य और समाज का अंतः संबंध, महंगाई की समस्या का कारण और निवारण, कृषक जीवन की त्रासदी, जलवायु परिवर्तन का मौसम पर प्रभाव और भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। इन पांचों में से किसी एक पर आप लोगों को निबंध लिखना है, ऐसे आपको लोगों को लिखना है। तो आप समझ लिया होगा पेपर आपने अच्छे ढंग से, ठीक है। अब आप लोग एक बार पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ देख लीजिएगा और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।